बंद करना। जय हिंद सभी को, जय हिंद। ड्रिल की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो एक क्रमवार प्रोसीजर के थ्रू हम जो भी कार्रवाई करते हैं वो ड्रिल है, ठीक है। उसके बाद जनरल ड्रॉल का नाम याद रखना है, 1660 याद रखना है और जर्मनी याद रखना है। 3 चीज़ें ड्रिल को लेकर याद रखनी है। उसके बाद ड्रिल में सावधान की पोजीशन को इमेजिन करना है। अगर आपसे एडी की में बनता हुआ एंगल पूछा जाए तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो 6 इंचेस, है ना, टो और टो के बीच में, ठीक है। इधर अगर अपन बात करते हैं विश्राम की, तो विश्राम में जो एडी वाला जो डिस्टेंस होता है वो 12 इंच होता है, परंतु आपको टोस के रिलेवेंस में डिस्टेंस पूछा जाए तो 18 इंचेस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इन दोनों में कोई और डिजिट भी देकर पूछा जा सकता है कि सावधान में 60 डिग्री का एंगल बनता है। ट्रू फॉल्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखना है। अब बाएं दाएं में 90 डिग्री का एंगल या सबको पता होता है, पर बाएं दाएं में आधी दूरी का एंगल पूछा जाता है तो 45 डिग्री करना है। सवाल क्या पूछ रहा है उसको 2 बार पढ़ना है और फिर उसको करना है, ठीक है। पीछे मुड़ 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। खुली लाइन और निकट लाइन में अंतर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि खुली लाइन में जो डिस्टेंस होती है ना, हम यहाँ पहले होते हैं इस लाइन पे और फिर आगे जाते हैं तो हम 1.5 कदम तो आगे लेते हैं, और हमारी जो दोनों लाइंस के बीच का गैप होता है वो 150 इंचेस होता है, ठीक है। निकट लाइन में यही गैप हो जाता है 60 इंचेस का। अगर अपन तेज चाल की बात करते हैं तो 2 कैडेट्स के बीच की दूरी, एक कैडेट यहाँ है एक कैडेट यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 45 इंचेस, ठीक है। अब तेज चाल में अगर आपसे 1 मिनट में कदम पूछे जाए तो ये तो बताना है 120 कदम, पर अगर खाली स्थान जो रिक्त स्थान आपको दिया गया है उसमें खाली एक ही शब्द भरने का, तो आप तीनों लिखिए। 120 छोटे अक्षरों में लिखिए रेजिमेंट, ठीक है। 116 कदम SW मतलब बॉयज़ के लिए, और 110 कदम SW और SD, तो SD के 116 और SW के 110 कदम पर मिनट होते हैं, ये ध्यान रखना है। और तेज चाल और धीमी चाल दोनों में हम जो पैर उठाते हैं, जो चलते हैं, है ना, तो अपने जो कदम की लंबाई होती है वो 30 इंचेस होती है दोनों में ही, ठीक है। पर धीमे चाल में 70 कदम होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ड्रिल के प्रकार की, ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ये मैंने समझा दिया है। सिद्धांत में तीनों के तीनों याद रखना है, स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन। वर्ड ऑफ कमांड में याद रखना है क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर सैल्यूट में अगर आपसे सैल्यूट के टाइप अगर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप दोनों लिखिए। सैल्यूट के दो तरीके के टाइप्स होते हैं, विदाउट वेपन और वेपन के साथ। अगर विदाउट वेपन और विथ वेपन दोनों आप लिख रहे हैं तो विदाउट वेपन में आप लिखिए सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, जो हम ड्रिल में करते हैं। और वेपन के साथ हो तो ये वाले लिखिए, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। अब इनमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सा सैल्यूट लगता है तो वो देखना है आपको। राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रपति, राष्ट्रध्वज और राज्यपाल को दिया जाता है। जनरल सैल्यूट मेजर जनरल से ऊपर की रैंक को, और सलामी शस्त्र मेजर रैंक के ऊपर को। ये बार बार बताने का यही मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स इनमें पूछे जाएंगे, तो वो गलत पूछेगा फिर सही करना है, इसलिए इन्हें हम बार बार रट रहे हैं, इन्हें बार बार पढ़ रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए कि हम सही कौन सा है, क्योंकि वो गलत पूछेगा तो आपको गलत ही सही लगेगा। तो बहुत ध्यान रखना है, इस चीज़ को 1000 करोड़ बार बता दिया है। अगर बर्ड सैल्यूट का कहीं पूछा जाए तो नायक सूबेदार से लगा कैप्टन रैंक तक जितने भी लोग होते हैं उन्हें हम बर्ड सैल्यूट देते हैं, ठीक है। गार्ड ऑफ ऑनर में स्ट्रेंथ की बात आती है तो 150 कैडेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में 100 कैडेट्स, 50 कैडेट अदर वीआईपीज के लिए हम देते हैं, ठीक है। दाहिने सच में आपको बोला जाए कि शिफ्ट होना है, दाहिने सच में हम कितना कदम लेते हैं तो 15 इंचेस हम खिसकते हैं, ठीक है। समीक्षा क्रम में हम 14 कदम चलते हैं। फाइल और रैंक में क्या अंतर है? फाइल वर्टिकली कैडेट्स जो खड़े हुए होते हैं वो, और हॉरिजॉन्टली हम जो जब कैडेट्स की रो इस तरीके की होती है तो वो होती है रैंक, और इधर फाइल, ठीक है। अगर अपन वेपन ट्रेनिंग की बात करें तो इनके फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, ज़्यादा याद नहीं हो कोई बात नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मृत कंडीशन में है, ठीक है। सेल्फ लोडिंग राइफल, लाइट मशीन गन, इंसास है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, और मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट MPI, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन राइफल इनकी बात करें, देखो
इनसे सवाल आना ही आना है। छोटा क्वेश्चन आएगा, ट्रू फॉल्स, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे दिया कि राइफल की लंबाई बताइए, या ऊपर लिख दिया कि .22 राइफल के बारे में निम्न जानकारियाँ बताइए, और फिर उसमें सामने सामने लिख रखा है लंबाई, वजन वजन, और फिर आगे आगे खाली खाली छोड़ रखा है, तो उसको पूरा भरना है। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो ये जो होती है 0.303 mm राइफल, इसका क्या होता है, इसमें सिर्फ लंबाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतनी नहीं पूछी जाती है, तो इसमें लंबाई तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ये 5 फीट 11 इंच, लगभग 5 फीट 11 इंच की होती है। और अगर आपको सिर्फ इंचेस में लिखनी हो तो 61.5 इंचेस लिखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर .22 की बात करते हैं तो .22 होती है 43 इंच की। 45 इंच की SLR होती है। SLR की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सेल्फ लोडिंग राइफल। LMG की बात करते हैं तो LMG में आपको दोनों याद रहे तो ठीक, नहीं तो 1130 mm इसका लंबाई होता है, ठीक है। इंसास का लंबाई इतना नहीं पूछते कभी भी, बाकी पूछे तो 1110 mm बताना है, ठीक है। अगर वेट की बात करते हैं तो ये 9 पाउंड के आसपास होता है, ये 6 पाउंड के आसपास होती है .22। SLR होती है 4.4 kg, अगर भरी हुई होगी तो 5.1 kg होगी, ठीक है। यहाँ LMG की बात करते हैं तो 9.2 kg होगी, और पर इंसास की बात करते हैं तो 4 kg होगी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि इसकी मैगजीन की कैपेसिटी कितनी होती है, तो जो 0.303 है उसमें 10 राउंड्स होते हैं, .22 में 5 राउंड्स, अपनी SLR होती है उसमें 20 राउंड्स, और LMG में 30 राउंड्स, और इंसास में 60 राउंड्स, ठीक है। अगर इसकी फायर रेट पूछी जाए आपसे कि इसकी सामान्य दर क्या है, तो ये 5 राउंड पर मिनट निकालती है, 0.03, ठीक है। और .22 5 राउंड्स निकालती है, पता ही है। SLR 20 राउंड्स पर मिनट और 28 राउंड्स पर मिनट LMG निकालती है, और 60 राउंड पर मिनट निकालती है इंसास, ठीक है। अगर कारगर रेंज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कारगर रेंज इसी की है, 0.303 की, है ना। 875 गज, .22 की 25 गज, और SLR की 300 गज, और LMG की 500 गज, और इंसास की 400 मीटर। इंसास के लगभग यूनिट्स मीटर में है, ये ध्यान रखना है। अगर अपन 0.303 की बात करते हैं तो उसका मजल वेलोसिटी होता है 2400 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अगर अपन .22 की बात करते हैं तो 1030 फीट पर सेकेंड, और अगर अपन SLR की बात करते हैं तो 2700 फीट पर सेकेंड, और इसकी LMG की बात करते हैं तो 2700 फीट पर सेकेंड, और अगर अपन इंसास की बात करते हैं तो 900 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर अपन सवाई की चिंदी की बात करते हैं तो .22 और इंसास का याद रखना है, इनके अलावा मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस तो इसकी होती है .22 की, और इंसास की होती है 10 इंचेस इंटू 3.75 इंचेस, ठीक है। पार्ट्स के नाम पूछे जाएँ तो बहुत अच्छे से लिखोगे। अगर आप किसी के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा से जानकारी रखते हो, राइफ़ल को बनाना जानते हो अच्छे तरीके से, थोड़ा बहुत ट्रिगर विगर बना के, और एकदम थोड़ी इसकी बैरल वैरल ऐसे अच्छे से बना के ऐसा बना पाते हो, और वहाँ अगर आप लिखना चाहते हो कि ये जो होती है वो ट्रिगर होती है, ऐसे बना के और डायग्राम में दोगे तो आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। तो पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, बट प्लेट, ट्रिगर गार्ड, ये कोई कॉमन नाम थे वो मैंने लिखे हैं, आपको और भी याद होते हैं तो कोई अच्छी बात है। मैगजीन, बोल्ट, मजल, सीलिंग कड़ी, बैरल, चैम्बर, इनके नाम याद रहे तो याद रखना है, ठीक है। फायरिंग की पोजीशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, घुटनों के बल, चारों के चारों याद होने चाहिए। फायरिंग के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। पूरे वाइवा में 43 बच्चों में से हिंदी करते रहते हो, आता तो तुम्हें कुछ है नहीं। तुम लोगों ने इस चीज़ को बोलने में बस दुरुस्त बोलते हो, दुरुस्त मैम, अब आगे क्या पता क्या था, राम जाने। अगर नहीं याद हो रहा था तो भाई साहब इतना भी इंग्लिश में कठिन नहीं था, तीनों के तीनों वहाँ से याद कर लेते। तो एक शब्द याद करने में इतनी मौत आ गई थी आपको, इसलिए अगर हिंदी में फिर से करना है तो वही करिए, बाकी तो गुड होल्डिंग, करेक्ट एम और करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन ऐसे ही याद रखिए। पर नहीं याद होता है तो चलो अच्छी मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये
पार्ट वाइज ये PDF में इधर उधर इसको ले लिया है, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है हम पढ़ते जाएंगे। राष्ट्रगीत के रचयिता के बारे में आपसे पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, वंदे मातरम। राष्ट्रगान के रचयिता अगर आपसे पूछे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन। अगर आपसे राजघाट, विजय घाट, बहुत सारे हैं, शांतिवन वगैरह वगैरह, मैंने इतने ऐड नहीं करे हैं, 2 ही लिखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा कि गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसे राजघाट का नाम दिया है, और जो विजय घाट है वो शास्त्री जी का है। शांतिवन वगैरह भी है, वो जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे हैं, एक अलग अलग सबका अपना अपना है, तो वो देखने हैं। अगर राष्ट्रीय एकता के बारे में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता में क्या क्या बाधाएं हैं, है ना, तो आपको भाषा, जाति, क्षेत्र, उग्रवाद, ये जो है ना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, निरक्षरता, सामाजिक असमानता, ये सब राष्ट्रीय एकता में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, ये ध्यान में रखना है। घबराना नहीं है, इंग्लिश वाले को मैं जो सुबह क्लास दी उसमें सब कुछ इंग्लिश में है, इसमें सब कुछ हिंदी में, बस यही इतना ही से अंतर है और कुछ नहीं है। अगर शहीद दिवस की बात करते हैं तो 30 जनवरी को याद रखना है, जब जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा जाए तो 21 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो 29 अगस्त। महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च। ऐसे तो हज़ारों हैं, बट कुछ कुछ जो मेरे दिमाग में उस समय आए थे मैंने लिखे हैं कि आपको आपके माइंड में रहेगा। अगर ये चीज़ें कहीं एक आधी भी लिखी हुई होगी तो आप कर लेंगे। देखो, राजधानियाँ तो 28 ही राज्यों की इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ मैंने कुछ की लिखने की ट्राई करी है जिससे आपको एक आइडिया रहेगा थोड़ा सा। असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल की ईटानगर, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलांग। ऐसे एक तरफ छिपाइए और एक तरफ बोलिए तो अपने आप याद होगा। ये तो सब ईजी है। महाराष्ट्र मुंबई, केरल तिरुवनंतपुरम, उत्तराखंड देहरादून, कर्नाटक बेंगलुरु, MP भोपाल, क्या कहते हैं UP लखनऊ, और आंध्र प्रदेश अमरावती। ये इजी है बट याद रखिएगा, इनको याद नहीं रहती। मैंने केरल की राजधानी पूछी थी, एक भी बच्चे ने नहीं बताई थी, एक भी बच्चे ने। ये गलत बात है यार। अगर अपन एक अच्छे नेता, अच्छे नागरिक, अच्छे कैडेट की बात करते हैं तो उन सब के गुण एक जैसे ही होंगे, चाहे भले आप अच्छे नागरिक होगे, चाहे भले कि आप अच्छे इंसान होगे, चाहे आप एक अच्छा कैडेट होगे, या चाहे एक अच्छा लीडर होगे, सबके एक ही गुण होंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको जो भी अच्छे लगे आप याद कीजिए। सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, अनुशासन होगा, ईमानदारी, निष्पक्षता, निस्वार्थ, बुद्धिमत्ता, ये तो बिल्कुल भी नहीं है आपके अंदर। समानता, सम्मान का भाव बिल्कुल भी नहीं है। पवित्रता, है ना, ऑनेस्टी, निष्ठा, विश्वसनीयता, देशभक्ति बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो जो आप में नहीं है ना, वो सब एक अच्छे नेता के गुण होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता को अगर परिभाषित करने के लिए दे दिया जाए कि नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल इंटीग्रेशन से आप क्या समझते हैं, तो हम इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं एकीकरण से, किसी भी चीज़ को एकीकृत करना, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है बहुत बार कि कैडेट के रूप में आप मतलब NCC कैडेट राष्ट्रीय एकता में कैसे कैसे क्या क्या भूमिका निभाता है। तो वो कैंप करता है ना, तो कैंप में क्या क्या चीज़ें करता है तो वो सारी लिख देनी है। कैंप में हम, है ना, उनके कल्चर को सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर का आदान प्रदान होता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है, मिलजुल कर रहना सीखते हैं, है ना। अब करते हो कि नहीं वो तो नहीं पता, पर यहाँ लिखना है, नंबर चाहिए भाई साहब, ठीक है। जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो लिखना है एज ए कैडेट, मतलब सोचना, इमेजिनेशन में। नेतृत्व के प्रकार बताए जाएं आपको, मतलब नेतृत्व के प्रकार आपसे पूछे जाएं तो लोकतांत्रिक, निरंकुश और अहस्तक्षेप, तीनों ही बताने हैं, मन मर्जी से हर कुछ नहीं लिखने ने। लीडरशिप के टाइप्स आपसे पूछे जाएं तो 3 ही लिखने हैं, हर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नेता के प्रकार अगर पूछे जाए, लीडर के प्रकार पूछे जाए तो लीडर जन्मजात होता है, प्रशिक्षित होता है और अंगीकृत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा याद नहीं हो तो मेनली तो 2 ही होते हैं, जन्मजात और प्रशिक्षित, ठीक है। अब जैसे जन्मजात तो आप देख ही रहे हो, कुछ बहुत ही शानदार तरीके से लोग लीडरशिप कर रहे हैं, वो नेता जन्मजात हैं, उनके अंदर जन्मजात कौशल है। प्रशिक्षित तो आपको ज़बरदस्ती सीनियर अंडर ऑफिसर बना दिया, फिर वो कुछ नहीं रहा आपसे, वो हो गया प्रशिक्षित। भले ही थोड़े दिन प्रशिक्षण दे दुआ के कराया पर काम नहीं जमा, है ना वो। अगर अपन सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो देखो, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, मैंने उसमें PDF में दे रखा है, उसमें इंग्लिश में, इसमें हिंदी में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। कोई भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको इन चीज़ों को वहाँ सेट करना है, ठीक है। उसको ऐसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को बहुत खुशी होगी कि बच्चे को इतनी कुछ चीज़ें भी आती है, ठीक है।
थोड़ा फास्ट है क्योंकि वही चीज़ें हैं वो कि वही रिपीट कर रहे हैं हम, बस एक है कि ओवरऑल जब पढ़ लेंगे तो हम बात करेंगे कि कितना ईजी है। हम यूं ही घबरा रहे हैं कि क्या होगा, आराम जाने क्या ही पता है, तो उसके लिए अपन थोड़ा जल्दी में पढ़ें। ठीक है, रैलीज करवा सकते हैं, कोई भी अभियान चला सकते हैं, कोई सी भी कुरीति के खिलाफ हो सकता है, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे अलग अलग समय में आके टी शर्ट पर वो लिखाते हैं, है ना, ट्रैफिक वालों का हाथ बटाते हैं, है ना, वो कंट्रोल में सहयोग करते हैं, तो वो भी एक सोशल अवेयरनेस का पार्ट ही है। ठीक है, वृक्षारोपण करते हैं, आपने देखा होगा समय समय पे लोग करते रहते हैं, रक्तदान करते हैं जो आप कभी नहीं करते वो और रैली हम लोग करते ही हैं। तो अभियान मतलब कोई भी जागरूकता किसी भी तरीके से फैलाई जा सकती है, पर उसके तरीके सॉलिड होने चाहिए। अब लिखोगे वहाँ तो एग्जामिनर को लगना भी चाहिए कि भाई क्वेश्चन, बच्चे के क्वेश्चन में मतलब आंसर में दम है ऐसे। ठीक है, अगर डिजास्टर की बात करी जाए, अगर आपसे पूछा जाए 2 4 5 तो नाम लिखने हैं, और डिजास्टर को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए, है ना, तो उसकी परिभाषा लिखने के साथ साथ उसके प्रकार भी लिखिए, जो कुछ भी आपको उस डिजास्टर से आता है वो लिखिए, क्योंकि भाई 5 नंबर बहुत होते हैं, अगर 10 नंबर का आता है तो फिर बहुत ज़्यादा नंबर का हो जाता है। तो लिखिए, नेचुरल में बहुत सारे रहते हैं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, है ना। और इधर अगर मैन मेड की बात करें तो मैन मेड में तो चाहो जितने हैं, क्योंकि मैन मेड डिजास्टर तो पूछो ही मत। देखो, एक डिजास्टर मैनेजमेंट से एक सवाल पूछा जाता है, अग्निशमन पार्टियाँ कितनी तरीके की होती हैं। ठीक है, अब डीप में नहीं जाना है क्या क्यों कैसे, कुछ नहीं, इन पार्टीज के सीधे नाम याद करने, क्योंकि ये 3 ही तरीके की पार्टी होती है और इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। फायर पिकेट पार्टी, आग बुझाने वाली पार्टी, और फायर सॉल्वेज पार्टी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, पिकेट शब्द याद रखना है, बुझाना शब्द याद रखना है, और सॉल्वेज शब्द याद रखना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने आपको जहाँ कहा था कि डीएम जहाँ जहाँ भी आए वो लगभग लगभग डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग रखता है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिएगा वहाँ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, फिर इधर लिखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर इधर लिखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर है ना इसमें लिखिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इधर लिखिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। हेल्थ और हाइजीन से आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, पर छोटे छोटे प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछेगा, तो उसमें कॉमन सेंस यूज़ करना है। जो 10वीं तक का ज्ञान आप पढ़ के आए हो वो सब कुछ वही है ना। हमारे टाइम में एड्स का पूरा नाम पूछा था तो मैंने तो एड्स का नाम यहाँ एनसीसी में तो कभी नहीं पढ़ा था, पर वो 10th क्लास में पढ़ा था तो वह हो गया। तो ऐसे ही जो पुराना ज्ञान है वो यहाँ काम आएगा। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन से क्या है, बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने के लिए बोला। आप बॉडी पार्ट्स के नाम क्यों नहीं लिख पा रहे हो, शुरू करो अपने अपने खुद के हेड से शुरू करो यार, वहां से शुरू करके ठेठ टो तक जाना है नीचे, बस लिखते जाओ। और सीक्वेंस में लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार बच्चा बहुत समझदार है, बच्चे ने बहुत अच्छे से बॉडी पार्ट्स को लिखा है। ठीक है, अगर बोन्स की बात करें ह्यूमन बॉडी की तो 206 होती हैं। सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा जाए तो फीमर। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखना है। HIV एक, देखो HIV है ना, HIV का पूरे नाम से ही इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। ये प्रश्न मुझे कहीं दिखा था तो मैंने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। मैंने कहा ऐसा क्या पता ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। HIV शरीर में खालिस्तान सिस्टम को खत्म करता है, तो इम्यूनो को ख़त्म करता है। इसकी फुल फॉर्म ही यही होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सॉरी डेफिशिएंसी वायरस। तो ये इससे इसका पता चलता है कि ये उसको खत्म करता है। ठीक है, पशुजनित रोग अब आपसे 2 4 5 पूछे जाएं तो ये लिख देना 2 3, है ना। रेबीज, प्लेग, तपेदिक। ठीक है, संतुलित आहार में 6 के 6 नाम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। SDs लिख देना। योग के तो बहुत सारे नाम हैं, आपको जो भी अच्छे लगे आप वो लिखिएगा, है ना। आप अपन योगा डे पे जाते हैं ना तो वो कितने सारे तरीके के जो नाम अपने सुने भी नहीं होते हैं वो भी करवाते हैं, तो वैसा का वैसा आपको करना है। पद्मासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, पाद हस्तासन, बहुत सारे। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछा जाए तो देखो थायराइड सबसे बड़ी होती है, बाकी पीयूष, पिनियल, अग्नाशय, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है अलग
अंतःस्रावी तो, ठीक है। एड्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये याद रखना है। एंटी ड्रग्स डे के बारे में आपसे पूछा जाए तो 26 जून। उसके बाद अगर हम ऑब्स्टिकल्स की बात करें तो ऑब्स्टिकल्स में देखो क्या होता है कि जो बाधा, इसको क्यों काटा, क्यों, क्या पता इस वाले पेज को काटा क्यों भाई। देखो एक सवाल आता है कि ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ट्रैफिक रूल के नियम बताइए, है ना, या ट्रैफिक लाइंस के बारे में बताइए। लाइंस के बारे में यहाँ मैंने नहीं लिखा, मेरे पास समय नहीं था, तो है ना, जेब्रा क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं अलग अलग। वाइट लाइन में डबल वो शेड दे रखा होता है, तो वो कौन सी लाइंस कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, कितना कितना डिस्टेंस होता है तो क्या पता चलता है ना। बीच बीच में जैसे कटी कटी लाइन होती है ना, तो उसका मीनिंग ये होता है कि भाई आप सेफली निकल सकते हो, अब यहाँ 4 व्हीलर निकल सकती है ना। अगर पूरी लाइन ऐसे पैक होती है तो इसका मतलब होता है कि वो नहीं निकल, मतलब 4 व्हीलर नहीं निकल सकती हैं यहाँ से, ऐसे उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो मान लो अगर आपको वो सवाल नहीं आता है उधर, तो आप ये हर कुछ लिख दीजिए, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स लिख दीजिए कि ट्रैफिक रूल में है ना ऐसे पी का सिंबल बना होता है और काटा होता है, तो उसको नो पार्किंग जोन बोलते हैं, है ना। ओवरटेक नहीं करना है, अपनी लाइन में चलना है, हॉर्न को यूज़ करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें हैं ट्रैफिक रूल से, ठीक है। और फिर ये चिन्ह बना दीजिए, है ना, 3 गोले बना दीजिए और इन 3 गोलों में आप लिख दीजिए रेड का मतलब है स्टॉप, येलो का मतलब है वेट, और ग्रीन हो गई तो जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रश्न आए, मान लो नहीं आ रहा है वो, तो उससे इर्द गिर्द चीज़ों को ढूंढिए कि चलो ये नहीं आ रहा है, मैं इसी के जैसा मिलता जुलता इसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में एक प्रश्न पूछा जाता है कि अब जो अपन ऑब्स्टिकल बनाते हैं ना, तो वो कौन कौन से उपकरण की सहायता से बनाते हैं। लकड़ी होती है, ईंट होती है, कंक्रीट हो सकती है, रेत हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, तो ये लिखना है वहाँ, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ देना है, नहीं। देखो एक बाधा और दूसरी बाधा के डिस्टेंस कितनी होती है, एक आइडियल डिस्टेंस है ना 25 से 30 फीट मानी जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कहीं पूछ ले तो। अगर अपन बात करते हैं बाधा के प्रकारों की, ठीक है, ऑब्स्टिकल के प्रकारों की, तो देखो और कुछ याद नहीं हो तो आप सिर्फ ये नाम याद कर लीजिए। मैंने कुछ कुछ जंप और कुछ कुछ वॉल्ट हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करी है आगे, छोटा छोटा मैं खुद ही भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट बैलेंस होता है, क्लियर जंप होता है, जिगजैग होता है, डबल डिज होता है ना। 6 फीट जो दीवार होती है उसको लांघने को कहते हैं हाई वॉल कहते हैं। रैम्प जंप होता है, डम डम होता है, लेफ्ट राइट वॉल्ट्स होता है। आपने कभी टीएससी किया हो ना, तो ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है, पर आप अभी आपने नहीं किया है, आप इसमें करोगे सी सर्टिफिकेट में, तो आपको सब मिलेगा। ये गेट वॉल्ट होती है, तो ये सब वहाँ होते हैं। वहाँ अगर अपन चलते हैं ना तो अपन को सब पता चलता है, अपन करके देखते हैं ये चीज़ें। तो आपसे पूछा जाए कि अगर क्लियर जंप क्या है, तो देखो वहाँ क्या होता है, एक लकड़ी का एक बीम होता है ना, ऐसे खड़ा, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है, 2.5 फीट तक चढ़ना है, और फिर वहाँ से है ना किसी भी चीज़, वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उनके किसी के भी टच नहीं होना है, और वहाँ से सीधा जंप करना है, ठीक है, बिना टच किए जंप करना है, तो वो होता है क्लियर जंप। अगर आपसे पूछ ले तो सीधा लिख देना है कि एक लकड़ी का बिम बना होता है, उसमें 2.5 फीट चढ़िए और वहाँ से बिना टच किए कूद जाइए, तो ये होता है क्लियर जंप, ठीक है। ये तो ऑन ग्राउंड जब होता है तो ही पता चलता है आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा, बट अपने तो अभी काम यही है कि हमें लिखना है। देखो ये जो हाई वॉल के बारे में पूछा जाए तो लिखना है कि 6 फीट की एक ऊंची दीवार होती है जो लगभग 12 फीट से 6 फीट तक हो सकती है, उसमें भी वही है, वहाँ से कूद जाओ। रैम जंप में भी यही होता है। रैम जंप में क्या होता है कि 18 इंच इसकी विड्थ होती है और इसकी लेंथ होती है 15 फीट, ठीक है। और ये ऊंचा होता है लगभग 4 फीट और 6 इंचेस का। वहाँ पे चढ़ना है और छलांग लगा देनी है, ठीक है, सीधा सीधा, तो वो रैम जंप हो गया। मतलब एक रैम्प जैसा रैम्प बना होता है, पर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी होती है जो मैंने अभी बताई, ठीक है। डमडम डमडम भी कुछ नहीं है, वो ही एक एक्टिविटी है जिसमें एक वो खड़ा करते हैं और फिर उसको कूद के चलना होता है आगे की तरफ, ऐसा। लेफ्ट और राइट वॉल्ट ये नहीं पूछते, इतना जनरली कभी नहीं पूछा है ऐसा। अगर गेट वॉल्ट के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है कि 18 फीट ऊंचा एक लंबा लकड़ी का एक पॉल जैसा होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो फाटक की संरचना बताता है, ठीक है। और वो 3 से 5 फीट के बीच में
हमें वहाँ तक चढ़ना होता है और वहाँ से कूदना होता है, ठीक है। लंबा भले ही वो 18 फीट का होता है, बट 3 से 5 फीट के आसपास हमें चढ़ना है और वहाँ से हमें कूद जाना है। ये है बाधाओं के प्रकार। पूछा जा सकता है 100%, ठीक है। तो आपको ये नाम जरूर याद रखने, चलो ये आगे वाला कहानी याद नहीं रहे कोई बात नहीं, छोड़ देना, पर आप ये जरूर याद रखना। स्ट्रेट बैलेंस होता है, क्लियर जंप होता है, जिगजैग होता है, डबल डिच होता है, 6 फीट दीवार होती है जिसे हम हाई वॉल कहते हैं, रैम जंप होता है, डम डम होता है, लेफ्ट राइट वॉल्ट होता है और गेट वॉल्ट होता है, ठीक है। चलो, आवाज आ रही है तुम्हें? देखो, अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो 4-5 के नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने इतने लिखे हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से वर्णन करके लिखिएगा। अगर आपसे एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में कोई भी प्रश्न आए और अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो आप उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करिए। चलो मान लो पूछा है कि एडवेंचर एक्टिविटी के क्या उद्देश्य हैं, लिखिए। तो उद्देश्य तो सब में एक ही लगभग होगा, साहस उत्पन्न करना, नेतृत्व के गुण को विकसित करना, अनुशासन डेवलप करना, है ना, ऐसे ऐसे। पर उसको लिखने का तरीका होता है, देखो, भूमि से रिलेटेड जितनी भी होती हैं उसमें होता है ट्रैकिंग, ठीक है, जो हम करते हैं, साइकिलिंग, पर्वतारोहण और चट्टानों पर चढ़ना, ये तो भूमि से रिलेटेड होते हैं साहसिक कार्य। अगर जल से रिलेटेड होते हैं तो उसमें नौकायन, रिफ्टिंग और कायाकिंग और गोताखोरी, ये होता है, ठीक है। और अगर अपन आकाशीय की बात करते हैं, है ना, ठीक है, अपन एरियल की बात करते हैं जहाँ पे, तो उसमें होते हैं पैरासेलिंग, पैरा जंप, ग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इनके नाम याद होने ही चाहिए। 4 इसमें लिखे हैं मैंने, 4 इसमें लिखे हैं और 4 ही इसमें लिखे हैं, कम इसीलिए लिखे हैं कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न आएगा, ये पूरा 15 नंबर का पार्ट है यार, क्या तो कुछ तो पूछेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पैरासेलिंग के उद्देश्य लिखे हैं, परंतु कोई सा भी इसमें से कोई सा भी पूछे ना, उस सब में यही उद्देश्य लिखने, चाहे कोई सा भी पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साहसी कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व गुण आता है, सहयोग और टीम वर्क पैदा होता है, वगैरह वगैरह, सब बस सबके एक ही उद्देश्य लिखना है। अगर अपन मैप रीडिंग की बात करते हैं तो मैप की परिभाषा आपको याद करनी है। धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कागज पर एक मापक के द्वारा प्रदर्शित करना ही मानचित्र है, ठीक है। फिर उसके बाद स्केल की बात करते हैं तो स्केल में क्या होता है कि जो वास्तविकता होती है उसको और जो हम मैप पे जो दूरी लेने वाले होते हैं उनके बीच का जो पैमाना होता है, बीच का जो अनुपात होता है ना, बीच का जो रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं स्केल, ठीक है। मैप के टाइप पूछे जाए तो आप 2-3 जो भी आपको याद रहे वो लिख दीजिए, है ना। जोग्राफिकल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, अपने हिस्टोरिकल होते हैं, अपने इकोनॉमिकल होते हैं और मिलिट्री मैप्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे जैसे आपको याद रहें वैसे वैसे, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बता दिए हैं। ग्रीन लाइन वनस्पति को डिनोट करती है, ठीक है। नीली लाइन जलीय क्षेत्र को, पीली लाइन कृषि भूमि को, काली लाइन मानव निर्मित आकृतियों को, लाल लाइन सड़कों को और भूरी लाइन धरातलीय आकृतियों को, ठीक है। ग्रिड अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, ठीक है। सिंबल्स में ये इंपॉर्टेंट है, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, इनको याद करना ही है, मतलब करना ही है। मंदिर ऐसा दिखता है, मस्जिद ऐसा दिखती है, ईदगाह ऐसा दिखता है, मकबरा ऐसा दिखता है, गिरजाघर ऐसा दिखता है। पक्का अगर ऐसे भर देना है उनको, किला ऐसा दिखता है, बांध ऐसा दिखता है और कब्र में 3 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। कुएं में डॉट करना है, जो सेक्शन का सिंबल होता है, अगर मिलिट्री सिंबल में पूछा था तो वही कुएं का भी सिंबल होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा होता है कुएं वाला। और युद्ध स्थल में अगर आपसे नहीं बने तो ऐसे कैची बना के ऐसे 2 ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसके ऊपर RS लिखना है, फिर सेक्शन में डॉट है, फिर प्लाटून में डबल डॉट है, कंपनी में 1 ऐसी वर्टिकल लाइन है, बटालियन में भी 2 वर्टिकल लाइन्स हैं, क्रॉस है ब्रिगेड में, डिवीज़न में 2 क्रॉस हैं और अपने कोर में 3 क्रॉस हैं, ठीक है। और इन्फेंट्री में इस तरीके का सिंबल बनेगा, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कंपास की, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी, ये तो वैसे हालांकि उसके प्रैक्टिकल के हिसाब से थी, बट इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंपास में जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एक एल्कोहल होता है एक तरीके का, है ना, मुझे इतना कुछ पता नहीं होता है, तो आप उसका नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछते हैं, बहुत बार पूछा भी गया, आज भी प्रैक्टिकल में पूछा था 1-2 बच्चों से, तो वो कह रहे थे कि मैम उसका क्या होता है, हम पता ही नहीं है। तो वो एक लिक्विड होता है, ठीक है, क्योंकि इस कंपास का नाम ही ऐसा है। देखो, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास का पूरा नाम ये है, ठीक है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। इसमें आइसो प्रोपाइल नाम का लिक्विड होता है, ठीक है।
इसके 4-5 प्रकार मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। नॉच, विंडो, कार्ड, प्रिज्म, रिंग, टंग, लीड, एरोहेड और हेयर लाइन। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी या नहीं? कंपास में इन सब चीज़ों को आपको याद करना ही है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर की, सर्विस प्रोटेक्टर से हम बियरिंग को मापते हैं। और ये सर्विस प्रोटेक्टर हाथी के दांत से बना हुआ होता है। 6x2 इंचेस इसकी लंबाई चौड़ाई है। और फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग को निकालने का तरीका आपको बता दिया। 180 प्लस अगर कम है तो, और 180 माइनस यदि ज़्यादा है तो। ठीक है, अगर अपन नॉर्थ की बात करते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, और अगर अपन नॉर्थ को ज्ञात करने की बात करते हैं तो आपको, आप कंपास से कर सकते हो, आप जीपीएस से कर सकते हो। जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अपन इसे तारों से कर सकते हैं, चंद्रमा से कर सकते हैं, सूर्य से कर सकते हैं, घड़ी से कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन पार्टी क्या होती है? नेविगेशन पार्टी जो रात में मार्च करती है, एक ऐसा सैन्य दल जो रात में मार्च करता हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है। वैसे तो इसके लिए जो ग्रिड रेफरेंस होता है ना, वो अपने प्रैक्टिकल के लिए होता है, तो अभी यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आपसे कभी पूछा जाए मान लो ग्रिड रेफरेंस के बारे में, तो आप लिखिए कि ग्रिड रेफरेंस 2 तरीके की होती है, 4 फिगर एंड 6 फिगर। अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो ऐसा इस चित्र बना दें, स्ट्रिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन, और फिर इसमें मैंने कल समझाया वैसे आप इसको दिखा के आए। अगर आपसे पूछा जाए ग्रिड रेफरेंस के बारे में, अगर ग्रिड के बारे में पूछा गया है और आपको नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, अगर 10 नंबर का सवाल है और ग्रिड के बारे में पूछा गया है तो आप एक काम करिए, ग्रिड लिखिए। ठीक लिखिए, अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, और फिर नीचे लिखिए ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड निर्देशांक। फिर उसके बारे में ये पूरा चिन्ह बना के और ऐसा दर्शा के आइए अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है, अगर आपसे कंटूर लाइन के बारे में पूछा जाए तो आपको लिखना है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर्स कहते हैं। ठीक है, बेंचमार्क पूछा जाए तो देखो, बेंचमार्क कुछ नहीं है, बेंचमार्क एक पास्ट में परमानेंट जो मार्क करते हैं ना हम लोग, वो उस रिकॉर्डेड डाटा को हम बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, वो स्पॉट हाइट से थोड़ा सा भिन्न होता है। चलो, बियरिंग की अगर अपन बात करते हैं तो बियरिंग को हम सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा नापते हैं। इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, भू आकृतियों की बात करते हैं तो पर्वत आपको पता ही है कि लगभग पर्वत का एक पैमाना है कि 1000 मीटर से ऊपर के जो तिकोने आकार के जो पहाड़ होते हैं उनको हम पर्वत कहते हैं। और पर्वत में एक पीक जरूर होती है, ये ध्यान रखना, चोटी जिसे हम चोटी कहते हैं ना, वो जरूर होती है। पहाड़ी उससे थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, वही उसी आकृति की होती है पर छोटी होती है। पठार में हम ये बात करते हैं कि ऊपर उठा हुआ तो भाग होता है पर ऊपर से चपटा होता है। वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह इनसे है ना पठार बनते हैं। ठीक है, अगर अपन नोल की बात करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी पहाड़ियाँ होती है, उनके पास में एक छोटी सी पहाड़ी होती है। ठीक है, उसको हम नोल कहते हैं, जिसे हम टीला कहते हैं। नोल ही लिखा आएगा, आपको पता नहीं चलेगा हिंदी में। ठीक है, स्पर की बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ तो मैदान होता है पर थोड़ा सा आगे जाके उभरा हुआ भाग होता है, एक पर्वतीय भाग जैसा होता है, उसको हम स्पर कहते हैं। ठीक है, कोल का हम बात करते हैं तो कोल में क्या होता है कि दो पहाड़ है, उनके बीच में एक धसा हुआ भाग है, बहुत ज़्यादा धसा हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा धसा हुआ होगा तो मृत टीला हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा, है ना, जिसे हम डेड ग्राउंड भी कहते हैं, वो हो जाएगा। पर थोड़ा सा हल्का ऊपर उठाए, जैसे कोई हल्का ऊपर उठाए ना, उसको कहते हैं कोल। शेडल भी कहते हैं इसे, मैंने आपको यहाँ पूछा था क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में, किसी भी बच्चे ने बताया। रीच में क्या होता है, जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी रिलीफ फीचर्स, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, चाहे कुछ भी हो, उनको मिलाती हुई एक ऐसी रेखा जो समान ऊंचाइयों को मिलाती हो, ऐसे। ठीक है, उस रेखा को कहते हैं रिज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा, बाकी तो बहुत सारे हैं, है ना, तो इतना याद हो जाएगा तो बहुत है। अगर जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पूछा जाए तो ऐसा चिन्ह बना के पूरा पढ़ा के आना। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, एक सेकेंड कितना टाइम हो गया देख लेते हैं। देखो, अपन फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की बात करते हैं, आपको कोई भी शब्द मिल सकता है हिंदी में, है ना, क्षेत्र कला, क्षेत्र कौशल, है ना, युद्ध कौशल, इनके नाम मिल सकते हैं। अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो युद्ध स्थल पर हम जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, जो भी उपलब्ध उपकरण होते हैं, उनको अपने हित के लिए, शत्रु को मारने के लिए हम जिन चीज़ों को का सही ढंग से उपयोग करते हैं, वही है हमारी क्षेत्र कला, वही है हमारा फील्ड क्राफ्ट। ठीक है, और उसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के उसमें आएगा, ये हमारी कौशल है, ये हमारा कौशल है। अब देखो, कोई बच्चा कह रहा था कि ये फील्ड क्राफ्ट के उद्देश्य हैं,
हम शत्रु को फाइंड करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको मूर्ख बनाएंगे, उसको फिक्स करेंगे, मतलब फिक्स का मतलब उसको दबोचेंगे एंड फायर करेंगे। ये असूल होते हैं इसके, किसके, फील्ड क्राफ्ट के। ठीक है, अब फील्ड क्राफ्ट में देखो एक 6 पार्ट्स होते हैं। जजिंग डिस्टेंस, आड़ लेना, है ना, कंसीलमेंट और कंफ्लास, ठीक है, और ये लक्ष्य को पहचानना, है ना, रिकॉग्नाइजेशन एंड इंडिकेशन ऑफ टारगेट, फायर एंड मूवमेंट ऑन फील्ड सिग्नल्स। ठीक है, ये 6 प्रकार होते हैं। अब इनमें क्या करना है कि आपको सबसे पहला है जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अंदाज लगाना है कि भाई शत्रु कहाँ कितना दूर है, क्या दूर है। एक बच्चा कह रहा था मुझे समझ में नहीं आया, तो अब ध्यान से समझना। देखो, जजिंग डिस्टेंस का मतलब है दूरी का अंदाज लगाना या दूरी का अनुमान लगाना कि शत्रु हमारे से कितना दूर है। सबसे पहली विधि आती है यूनिट, ठीक है, इकाई मेथड जिसे हम कहते हैं। उसमें हम यहाँ खड़े हैं, हम ये जजमेंट कर रहे हैं, हमारे दिमाग में हमारा दिमाग ये जज कर रहा है कि यार ये लगभग लगभग 100 मीटर दूर है। अच्छा, और वो वाला शत्रु है 200 मीटर दूर है। अच्छा, वो एक फिक्स अनुपात, फिक्स किसी मानक को लेकर कोई स्केल के थ्रू उस चीज़ को मेजर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी दूरी का अंदाज लगा रहा है, वो होता है यूनिट मेथड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन में। सेक्शन मेथड में क्या होता है रे बताओ, कि जब अपन इसमें सेक्शन, जो सेक्शन अपनी जजिंग डिस्टेंस है ना वो वाली, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो अपने जवान अपन ने खड़े करे होते हैं ना, क्योंकि हम शत्रु को हराने के लिए ही वहाँ आए हैं, हम दूरी का अंदाज लगाने कि शत्रु हमसे कितना दूर है, पर हमारे जवान भी तो वहाँ फैले हुए हैं। तो क्या होता है कि हमारे जवानों से जो उसकी डिस्टेंस होती है ना, उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है सेक्शन जजिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब अपीयरेंस की बात करते हैं, तो अपीयरेंस तो सीधा सीधा इसके हिंदी मीनिंग से ही है, आभास करते हैं, ये सिर्फ आभासी विधि है। ठीक है, की रेंज की अपन बात करते हैं, तो की रेंज में क्या होता है कि हमें मतलब हमें किसी किसी कोई भी पहले कोई चीज़ थी, जैसे कोई बिजली का खंबा है, कोई ऐसी पहले से कोई स्टेबल चीज़ है, उससे उसकी दूरी का अंदाज लगाना। ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास की है, कोई ना कोई हमारे पास पहले से कोई परिचित दूरी है हमारे पास, ठीक है, जिसका हम पहले से जानते हैं कि ये तो इतनी दूर है ना, ऐसे। ये कट क्यों रहा है? हार्लोविंग मेथड में अपन क्या करते हैं, हार्लोविंग मेथड में अपन लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की जो आधी दूरी होती है ना, उसका अनुमान लगा लेते हैं, तो फिर उसका उसमें, हाँ, है ना, हम डबल भी कर सकते हैं, हम उसका दुगुना अंदाज भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये होती है हार्लोविंग विधि। और ब्रैक्टिंग मेथड जो होता है, उसमें हम, है ना, जो हमारा जो जो सबसे सबसे दूर शत्रु है, ठीक है, और एक सबसे पास, तो मिनिमम और मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों हो गए। अब इसका हम रेशियो निकाल देते हैं, तो वो होती है हमारी ब्रैक्टिंग मेथड। समझ में आया? जिसने भी पूछा था ये सवाल बताओ। देखो, जजिंग डिस्टेंस, जो दूरी का हम अनुमान लगाते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। उसको मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक दी थी, इनको इंग्लिश में ही याद करना है, चाहे भले आप हिंदी के हो या चाहे इंग्लिश के हो। यूएसए के HB, ठीक है, तो यूएसए से हो गया यूनिट सेक्शन अपीयरेंस, के से हो गया की, और HB से हो गया हार्लोविंग और ब्रैक्टिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, यूनिट से हम किसी मापक के द्वारा करेंगे, सेक्शन में हम जवानों के द्वारा करेंगे, अपीयरेंस में हम आभास करेंगे, की में हमारे पास कोई ना कोई ऐसी पहले से उपस्थित चीज़ होगी जिससे हम अनुमान लगाएंगे। हार्लोविंग में हम लोग हार्लोविंग में मैंने क्या बताया था रे, हार्लोविंग में हमने आधी दूरी का पता लगा देते, फिर डबल कर देते उसका। ठीक है, और ब्रैक्टिंग में जो अपन अधिक मिनिमम और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है उसका अपन रेशियो निकाल देते। सीधा हिसाब है। जजिंग डिस्टेंस इतना टफ क्यों लग रहा है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, और कुछ नहीं हो, नाम याद कर लेना, लिख के आ जाना, बस, नो लोड। कवर कितने प्रकार के होते हैं, आर्ट कितने प्रकार की, 2 होती है, एक तो व्यू के साथ और एक फायर के साथ। ये समझा दिया है मैंने बहुत बार, समझाने की ज़रूरत नहीं। और कंसेलमेंट और कम्फ्लास से क्या मीनिंग है आपको, हम जो छिपाव करते हैं शत्रु से, उसे 2 तरीके के होते हैं। जो कंसीलमेंट होता है वो नेचुरल होता है, जो कम्प्लास होता है वो मैन मेड होता है। ठीक है भाई, अब अपन लक्ष्यों को पहचानते हैं। लक्ष्यों को मैंने कल बता दिया कि हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, है ना, डेड ग्राउंड, ओपन ग्राउंड, क्लोज ग्राउंड, डेड ग्राउंड, बहुत सारे हैं ये, यहाँ मैंने इतने सारे लिखे हैं, इनमें से जो भी आपको याद हो वो करना है। उबड़ खाबड़ सीधा मीनिंग समझ में आ रहा है, उबड़ खाबड़ भूमि है। मृत भूमि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत धसी हुई है एक अंदर की तरफ। ठीक है, समतल भूमि तो ठीक है भाई, प्लेन है। ठीक है, उच्च भूमि ऊंची है थोड़ी, मतलब पर्वत जैसे, पहाड़ जैसे, सॉरी, पठार जैसे।
नीची भूमि वो क्या है कि थोड़ी सी डेड से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। और ढलावदार तो आपको पता ही है कि ऐसे इस तरीके से हो नीचे की तरफ, उसका झुकाव हो, तो यहाँ से लुढ़केगा तो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं हाथ से डिग्री बनाना, ये मैंने आपको कल समझा दिया है ना, वीडियो में आप देख लीजिएगा। 3 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 19 डिग्री। जब अपना अंगूठा बाहर होता है तो 3 डिग्री, जब अपना अंगूठा अंदर होता है तो 8 डिग्री, जब अपन पूरे हाथ को खोल देते हैं, थोड़ा थोड़ा कम खोलते हैं तो 12 डिग्री, और पूरा खोल लेते हैं तो 19 डिग्री। ठीक है भाई, ये समझ में आया। उसके बाद अगर फील्ड सिक्वेंस की बात करते हैं तो हाथ से, शस्त्र से और विसल से, ठीक है। सेक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इन्फेंट्री में 10 जवान्स की बात करते हैं, उसमें 6 राइफलमैन होते हैं, 4 सपोर्टर्स होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन पूरी की पूरी याद करनी है, सिंगल, फाइल, एरोहेड, स्पेयर हेड, डायमंड, एक्सटेंडेड, है ना। ये याद नहीं रहे इसके लिए मैंने यहाँ ये समझाया है, इसको आपको लिखना है कि जब जवान एक वर्टिकल लाइन में 10 के 10 जवान ऐसे खड़े होते हैं तो उसे सिंगल सेक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। जब जवान 5-5 वर्टिकल लाइन में खड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम फाइल सिंगल फॉर्मेशन बोलते हैं। जब एरो की कंडीशन बनती है तो हम उसे एरो हेड कहते हैं। स्पीयर हेड में हम एक प्लस का चिन्ह जैसा बनता है, उसमें लिखना है कि 3 ऊपर, एक बाएं और दाएं तरफ, और 5 नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ जवान होते हैं। डायमंड में डायमंड शेप की जो बनती है, इसमें 3-3-1-3 ऐसे बनते हैं। और एक्सटेंडेड में हम हॉरिजॉन्टली जवान 10 के 10 फैले हुए होते हैं, उसे हम एक्सटेंडेड सेक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, हम चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? शाइन की वजह से, शेप की वजह से, शेडो की वजह से, सरफेस की वजह से, साइज़ की वजह से और मूवमेंट की वजह से। ये सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अपने बैटल क्राफ्ट की, उसमें एक संतरी होता है। संतरी को अगर परिभाषित करने के लिए बोला जाए तो आपको बताना है कि हम कोई भी ऐसा क्षेत्र सेना का जहाँ पे प्रवेश द्वार पर निगरानी के लिए एक नियंत्रक को बिठाया जाता है, नियंत्रक जवान को, उसको कहते हैं संतरी। ठीक है। तो देखो हिंदी में बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, टोह, गश्त, पेट्रोलिंग, ठीक है। तो हल्के वाहन पर हम जब घूमते हैं और एक क्षेत्र की निगरानी करते हैं तो वो पेट्रोलिंग होती है। 2 प्रकार की होती है, रैकी और प्रोटेक्टिव, ठीक है। एम्बूस के जो 2 प्रकार होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार है। अचानक हमला करना छिपकर अम्बूस कहलाता है, एम्बूस कहलाता है, जो भी कहो। टाइप में हम अपॉर्चुनिटी, डिलिबरेट 2 तरीके से करते हैं। हम जो कार्रवाई करते हैं उसमें देखो, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो घात होती है, जो एम्बूस होता है, उसके 2 चरणों को बताइए, या संरचना चरण को बताइए, क्रियान्वयन चरण को बताइए। तो आपको क्या करना है, संरचना में क्या होता है कि उसके पास 3 तरीके की पार्टी होती है, स्काउट, कवरिंग, रिजर्व और स्टॉप। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, कि ये कवर करती है, ये स्टॉप करती है, ये रिजर्व रखती है, ये स्काउट मतलब डायरेक्ट सबसे पहले मतलब ओरिजिन करेगी हर चीज़ों का। वो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसमें है ना, संरचना में आप लिखिएगा कि अचानक जो छिपकर हम अचानक शत्रु पर हमला करते हैं, उसमें हम पार्टीज की सहायता से, स्काउट, कवरिंग, रिजर्व और स्टॉप पार्टी की सहायता से जो एक संरचना या योजना बनाते हैं, उसको हम प्रथम चरण का नाम देते हैं। ठीक है भाई। सेकंड चरण में क्या होता है, क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन में वही है, जवानों को समझाया कैसे क्या करा, वो कैसे खड़े रहेंगे, उन्हें कैसे अटैक करना है, वो सारा जितना कुछ आपने एग्जीक्यूट करा है सारी चीज़ों को, उसको इसमें लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं चीन और भारत के बीच में, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी बाउंड्री लाइन है, तो अपनी जो दोनों की उसमें बॉर्डर जो है उसको मैकमोहन नाम से जानते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्लासी के युद्ध पूछा जा सकता है, डेट याद रखनी है। ठीक है। वैसे तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। दिवेर का युद्ध हो गया, कर्नाटका के तीनों हो गए, सब आंगल युद्ध हो गए, सबके सब इंपॉर्टेंट है। पर प्लासी और बक्सर को बहुत बार पूछा भी गया है हमारे एग्जाम्स में, तो हमको याद रखना है। प्लासी से सी से 57, ठीक है, ये याद रखना है। प्लासी मतलब सी से 57, ठीक है। और बक्सर से 64 याद रखना है। बक्से में 64 है, ठीक है, और प्लासी में 57 है, ठीक है, सी में 57। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वो बाकी तो सब वही आ जाएंगे, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, अतिथि कैंप, वो तो पता ही है तुमको।
ठीक है। अगर इन्फेंट्री की बात करें तो इसमें ये फुल फॉर्म्स बनती हैं, इसके जो इक्विपमेंट्स, इसके जो वेपन्स होते हैं। अगर इन्फेंट्री के वेपन्स के नाम भी पूछे जाएँ तो यही लिखने हैं: मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, यही इसके इक्विपमेंट भी हैं। ठीक है। अगर राइफल को साफ करने के लिए आपको उपकरण पूछे जाएँ तो सब में यही ठोक देना, कोई बात नहीं, जो भी पूछे जाएँ, भले .22 के पूछे कि भले किसी का भी पूछे कि भाई एक राइफल को साफ करोगे तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी बताओ, तो यही लिख देना सब में: पुल थ्रू, तेल, सिलेंडर, ब्रश, गैस रेगुलेटर, पेचकश और चिंदी। जो आपको याद रहे वही लिखने हैं। ठीक है, ये मेरे को याद रहते हैं इसलिए मैंने यही लिखे। देखो, एक प्रश्न बनता है कि साइड अलाइनमेंट और साइड पिक्चर में क्या अंतर है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने वेपन में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब फायरर जो होता है वो फोर साइड टिप को एक लाइन में देखता है, एक लाइन में अलाइन करने की कोशिश करता है एम को टारगेट करने के लिए। अलाइनमेंट का जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो साइड अलाइनमेंट से होता है। ठीक है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि अलाइन करना है किसी चीज़ को। ठीक है, और साइड पिक्चर की जब अपन बात करते हैं तो एक फायरर जो होता है वो अपनी आंख के द्वारा फोर साइड, बैक साइड और एम, इन तीनों चीज़ों को इमेजिन करता है कि ये एक ही लाइन में है या नहीं। देखो, वहाँ तो अलाइन कर रहा था, ठीक है, यहाँ इमेजिन कर रहा है, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है ज़्यादा इनमें। ठीक है, इनमें तीन चीज़ें हैं: बैक साइड, फोर साइड और एम। ठीक है, पॉइंट ऑफ एम। और इधर था कि फोर साइड का जो टिप है ना, वहाँ से एक लाइन में देखने की कोशिश करता है। ये दोनों चीज़ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर इनको इस तरीके से लिखिएगा, है ना। इंग्लिश वाले अलाइनमेंट और इमेजिनरी लाइन का उपयोग भी कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले तो दोनों पॉइंट लिखें और इस तरीके से समझाएं, जैसा यहाँ लिखा है वैसा का वैसा वहाँ पे भी लिखें। ठीक है, मिलिट्री हिस्ट्री की अपन बात करते हैं तो युद्ध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। युद्ध दो सैन्य बलों के बीच में जो संघर्ष होता है उसे हम युद्ध कहते हैं। युद्ध के प्रकार पूछ ले तो विचारधाराओं में, युद्ध के कारण पूछ ले तो किन्हीं दो देशों के बीच में या किन्हीं भी दो पार्टियों के बीच में, है ना, विचारधाराओं का अंतर हो सकता है, एंटी थॉट्स हो सकते हैं उनके, है ना, राजनीतिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, बहुत सारे कारण होते हैं युद्धों के। अब क्या ये आपको याद रह जाएंगे ना, तो आप इनके अंदर लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण कैसे हो सकते हैं? पार्टीज की वजह से हो सकते हैं, है ना। सामाजिक कारण कैसे हो सकते हैं? धर्म की वजह से हो सकती है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम मुसलमान हो, ऐसे। तो ठीक है, इस तरीके से युद्ध के प्रकार हो सकते हैं। हिंसात्मक युद्ध हो सकता है, शीत युद्ध हो सकता है, शीत युद्ध जिसे हम विचारों का युद्ध कहते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। ठीक है, युद्ध के प्रकार पूछे जाए तो यही लिखने हैं, हर कुछ नहीं लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपसे पूछा जाए तो 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1949 से 45 तक, ध्यान रखना है। ठीक है, कश्मीर अभियान या कश्मीर वॉर के बारे में पूछा जाए तो 47 से 48। चाइना वॉर के बारे में, इंडो चाइना वॉर जिसे हम कहते हैं, अगर वो पूछे जाए तो आपको 62 करना है। अगर आपसे चीन से जुड़े हुए राज्यों के नाम पूछे जाएँ, भाई चीन की सीमा पर लगे हुए भारतीय राज्यों के नाम बताओ, तो JNK, हिमाचल, JNK और उधर से सिक्किम और अरुणाचल और इधर उत्तराखंड। ठीक है, ये नाम याद रखने। बाकी जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इनके बहुत ही सामने दिखते हैं और हमें याद भी हो जाते हैं, पर चीन वाले हमें याद नहीं होते। अगर आपसे पूछे जाएँ चीन वाले तो 2-3 के नाम आप लिख दीजिए: JNK, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ उसी पे फोकस करें, उससे कुछ भी बाहर नहीं सोचना है। फिर ठीक है, जब PDF मिलेगी तो और सोचना कि कैसे क्या करना है। दोनों PDF को मर्ज करके पढ़ना है, वो इंग्लिश वाली और हिंदी वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ा दी तो इधर छोड़ दी। और वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी करने की कोशिश करिए, बट फिर भी देखो, अब इन युद्धों को समझने की कोशिश करना। 1965 की जब अपन बात करते हैं, क्लास में तो हो ना रहे तुम? ठीक है, 1965 की बात करते हैं, 1971 की बात करते हैं और 1999 की बात करते हैं। ठीक है भाई, अपने पास 3 तरीके के भारत पाक युद्ध हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करगिल वॉर। करगिल वॉर के बारे में आपसे बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि टाइगर हिल पे लगभग 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया और ऐसा हो गया। पूरी कहानी बनानी है मस्त अच्छे से। ठीक है, पहले तो पॉइंट लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं। टाइगर हिल लिख देना है, ऑपरेशन विजय लिख देना है, अब विजय दिवस करके 26 जुलाई कर देना है, फिर लिखना है कि विजय कब मिली वो लिख देना है। ऐसे की पॉइंट्स तो पहले लिख देने एक लाइन में।
ठीक है, अलग अलग कलरफुल पेन से। फिर कहानी लिखनी है उसमें पूरी कि है ना टाइगर हिल पे ऐसे ऐसे अटैक हो गया था और फिर हमारे जवानों ने ऐसे करा, फिर बहुत ही वीरता के साथ शौर्य के साथ लड़े, ऐसे वैसे पूरी गाथा कहानी। और फिर लिखना है कि ऑपरेशन विजय के तहत 26 जुलाई 1919 को 1999 को हमें कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई, इसलिए प्रतिवर्ष हम 26 जुलाई के दिन करगिल विजय दिवस मनाते हैं। ऐसे करके उसको ख़त्म करना, इतनी बड़ी कहानी लिखनी है, ठीक है। शिमला समझौते के बारे में पूछा जाए तो बहुत चर्चा में रहता है। 2-3 जुलाई 72 में हुआ था। हमारी इंदिरा गांधी और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट थी भुट्टो, है ना, उनके बीच में हुआ था ये। उनके जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच में हुआ था। इनका जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसा कुछ नाम है, पर वो याद नहीं रहता, इसलिए भुट्टो लिख देना आपने, ठीक है, ये याद रखना। इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अली भुट्टो ऐसा कुछ है उनका, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा सर, ठीक है। शौर्य पुरस्कारों के नाम पूछे तो ये सब लिख देने हैं, परमवीर, महावीर, अशोक, वीर, विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, सब कुछ, ठीक है। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा जाए तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा। महाराणा प्रताप के बारे में आपसे पूछा जाए तो लिखना है कि इनका जन्म कुंभलगढ़ या मेवाड़ क्षेत्र में हुआ, सिसोदिया वंश में 9 मई 1540 में, और ये हल्दी घाटी के नायक कहे जाते हैं और बहुत शौर्य से लड़े, वीरता से लड़े। खूब लिखो महाराणा प्रताप के बारे में, तो पूरी हिस्ट्री लिख सकते हैं अपन, ठीक है, लिखिए। फिर उनके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने हल्दी घाटी का अविस्मरणीय युद्ध लड़ा, उसमें 18 जून 1576 को हुआ, उसमें प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ। और अकबर कौन है, अगर अकबर के बारे में मान लो कुछ प्रश्न बन जाए तो अकबर के बारे में हर कुछ लिख दीजिए। अकबर ने है ना पूरे भारतवर्ष में आक्रमण किए, और उसने मेवाड़ में आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप के साथ अपनी सेना को भेजा, और इसके मतलब इसके दरबार में 9 रत्न दरबारी रहते थे। ठोक दो, अकबर के बारे में भी हर कुछ जो भी मना है वो लिखो, है ना। और फिर उसके बाद शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी शिवनेरी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। औरंगजेब से संघर्ष किया था, उस समय जब औरंगजेब से संघर्ष करने की ताकत किसी भी मराठा शासक में नहीं थी, शिवाजी ने उनके मतलब नेतृत्व में ये चीज़ चाहिए था, और उनको गुरिल्ला लीडर कहते हैं क्योंकि उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो गुरिल्ला थी, ठीक है। ये मैंने एक कीवर्ड्स लिखे ताकि आपको इनके बारे में अगर पूछा जाए तो इन कीवर्ड से पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है भाई साहब, 10 नंबर का, समझे ना। ये कीवर्ड्स ऐसे ही नहीं है। चलो, जिसने भी PDF बनाई है ना वो महामूर्ख था, और वो मैं ही हूँ। देखो, अगर अपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी विचार को, हमारी बातों को, हमारी सूचनाओं को शेयर करते हैं, हम है ना कन्वे करते हैं किसी को, मतलब क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं हम, तो वो हो जाएगा अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की परिभाषा तो ऐसे मत लिख देना कि खाली विचारों का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन, नहीं। विचार हो सकते हैं, सूचनाएं हो सकती है, कोई कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात हो सकती है, उनको अपन को ट्रांसफ़र करना है, शेयर करना है कहीं भी, ठीक है, तो वो हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। तरीके पूछे जाएँ तो बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोल कर ही उसको बताया जाए, संकेत में बताया जा सकता है, लिखित में हो सकता है, लाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, ध्वनि के माध्यम से हो सकता है, रेडियो से हो सकता है, और मैसेज से हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी। अब देखो, अगर आपको इसके कम्युनिकेशन के साधन, मिलाप, प्रोसेस, ऐसे कोई शब्द यूज़ करके पूछा जाए तो आपको ये सब याद रखने हैं। प्रेषक के द्वारा, संदेश से, संकेतीकरण से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से, कोडिंग डिकोडिंग से, और प्रक्रिया से, ऐसे। ये वो कवि है पर तरीका अलग है क्वेश्चन पूछने का। अगर मोड पूछे जाए तो इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फैक्स, सैटेलाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल, बहुत सारे हैं, ठीक है। और देखो है ना, एक इसमें आता है कम्युनिकेशन में RT प्रोसीजर, ठीक है। RT प्रोसीजर में 4 चीज़ें होती है, अगर ये याद नहीं हो तो छोड़ देना, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं पढ़ा है, तो अभी आपको बहुत दिक्कत होगी इसको याद करने में, इसलिए मैंने यहाँ इसको बहुत डिटेल में भी नहीं लिखा है ना। इसमें ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और स्पीड, इसके 4 तत्व होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि RT की प्रोसीजर के तत्व बताइए तो आपको ये BASS बास लिख देना, इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं अगर मान लो इतना याद नहीं रहता है। एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, स्पीड और ब्रेविटी, ये याद रखना है, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। अब देखो, एक कहानी और यहाँ नई गाथा है जिसे हम कहते हैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट,
ठीक है, ये वाली। इसमें से 26 के 26 ही इंपॉर्टेंट हैं, परंतु अभी के लिए अगर आपको याद नहीं हो तो आप एक दो याद कर लीजिए। देखो, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, इको, ये तो याद हो जाते हैं, ये तो पहले से ही अपन ने पढ़े हुए हैं। फॉक्सट्रॉट आपको याद करना ही करना है, ठीक है। अभी ऐसे तो सभी याद हो जाते हैं, गोल्फ, होटल, ये तो कोई कुछ नहीं है, पर फिर भी नहीं हो तो मैंने जो जो लाइन लाइन खींच रखी है कम से कम उन्हें तो आप देख ही लेना, है ना। यूनिफॉर्म से यू, विस्की से डब्ल्यू, एक्स से एक्सरे, है ना, पी से पापा, ओ से ऑस्कर, एन से नवंबर, ठीक है, एल से लिम्का, आई से इंडिया, ऐसे ये तो याद हो जाएंगे। के से किलो, इनको याद रखने हैं जी, ठीक है। ये अपन वो खेल खेल में नहीं खेल रहे हैं। देखो, एक इन्फेंट्री सेक्शन होता है, उसमें 2 स्टैंड गन होती है। मैंने उधर लिखा भी है पर मैंने इधर बता दिया। मैंने कहा एक बार बच्चे का कहीं ऐसा प्रश्न पूछ ले तो वो फिर वहाँ कन्फ्यूज होगा। मैंने उधर लिखा है इंग्लिश में, पर आपने पढ़ा नहीं होगा। भारत का प्रथम एंटी टैंक मिसाइल नाग है, ये याद रखना है, ठीक है। स्नैप शूटिंग कुछ नहीं है, मैंने उधर बता रखा है बहुत बार, पर ये कहीं आया था प्रश्न तो मैंने लिख दिया था। देखो, कुछ नहीं होता है, 25 गज की दूरी होती है, 5 टारगेट दिए जाते हैं, पर टारगेट को हिट करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। मतलब कितने अंक हुए? 10 अंक, ठीक है। और टोटल हो गए 50 अंक, बस कुछ नहीं करना है, सीधा हिसाब है। लिम्बर अब तो 1000 बार बता चुकी हूँ, छोड़ो। फाइटिंग आर्म्स तीनों याद रखनी है अपने, पैदल सेना, इन्फेंट्री, है ना, शस्त्रागार आर्म्ड, और अपने ये मैकेनाइज्ड यंत्रीकृत, ठीक है भाई। अगर कमांड्स पूछी जाए, मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसमें मैंने हालांकि एक जगह मैंने गलत बता दिया, वो आप उसको सही कर लीजिएगा, है ना। वो चंडीगढ़ नहीं है, मैं मेरे को उस टाइम भी लग रहा था, मैंने कहा चंडीगढ़ कैसे हो सकता है, और मैंने कहा नहीं यार क्या पता, चलो छोड़ो छोड़ो, है ना, वो चंडी मंदिर है, ठीक है। तो वो मैं यार उस टाइम में कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कहा यार ये, पर मैंने कहा क्या पता यार, मैंने लिखा है तो सही लिखा होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको याद रखने की टेक्निक है ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न कमांड्स, ठीक है। सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्ट कमांड और ट्रेनिंग कमांड, ठीक है भाई, ये याद रह जाएगा। ये चारों दिशाओं से फिर सेंटर में आएंगे, फिर हम हमारे यहाँ आएंगे SW पे, और फिर T पे आएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और चार जितनी भी सातों कमांड है उनके हेडक्वार्टर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब नहीं हो तो चलो एक इशू है, अलग है, पर याद करने हैं। फिर उसके बाद है फील्ड मार्शल मानिक शाह के बारे में मैंने कुछ लिखा है छोटा मोटा। अगर आ जाए क्वेश्चन आए कि फील्ड मार्शल मानिक शाह के बारे में लिखिए, तो उनका लिखना है उनका जन्म 1914 में हुआ। उन्हें शेम मानिक शाह के नाम से जानते हैं। वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हैं, और उन्होंने 1971 का इंडो पाक वॉर के बाद में रिटायरमेंट लिया था, और बहुत ही वीरता के साथ इस युद्ध को हैंडल करा था। ये चीज़ ध्यान रखनी। और बाकी तो सभी लिखो यार, बहुत शौर्य वीर हैं, ये हैं वो हैं, इनके पास इतने सारे मेडल्स हैं, ये है, और क्या कहते हैं, इनको इनको उनकी उनकी ब्रेवरी के लिए फील्ड मार्शल जैसा पद दिया गया। बस ये हर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें भी सेम यही लिखना है। जन्म में लिखना है 1899 में इनका जन्म हुआ। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये। बाद में फील्ड मार्शल भी रहे। इनका संबंध राजपूत रेजिमेंट से हैं, और ये इन्हें नंदा के नाम से जाना जाता है। मतलब इनका जो निकनेम है ना, वो नंदा है, ठीक है। अगर अपन CDS जनरल विपिन रावत सर की बात करते हैं, तो अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है कि इनका जन्म 1958 में हुआ, और ये शहीद हुए हैं 2021 में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से, ठीक है। और ये हमारे भारत के प्रथम CDS हैं, जो पूर्व में आर्मी चीफ भी रहे हैं, और इनके पास PVSM, AVSM, SM, VSM और ADC ऑनर्स भी हैं। इतना तो अपन को देखो कीवर्ड्स में लिखना है। अब ये कीवर्ड्स लिखने के बाद इनके बारे में डिटेल लिखनी है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अभी रिसेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की CDS की बात करते हैं तो जनरल अनिल चौहान है, ये सेकंड CDS हैं। और अगर आर्मी के चीफ की बात करते हैं तो जनरल मनोज पांडे, एडमिरल R हरि कुमार नेवल, और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। फिर अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 17 डायरेक्टरेट हैं NCC में। हम अगर NCC के महानिदेशक या डायरेक्टरेट जनरल की बात करते हैं तो अभी है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। देखो, जो भी DG बनता है ना, उसकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी।
जो भी डीजी बनेगा, जो भी इस पद पर आएगा, उसकी रैंक जरूर 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 लेफ्टिनेंट जनरल होगी ही होगी। ठीक है, फिर अगर अपन आ गए 17 डायरेक्टरेट में, 17 में से हमने हमारा राजस्थान निकाल लिया। राजस्थान का हेडक्वार्टर है जयपुर में, और जो भी बंदा राजस्थान का डीडीजी बनता है या किसी का भी डीडीजी बनता है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उप महानिदेशक बनता है, वो एयर कमांडर होता है। उसकी रैंक क्या होती है? एयर कमांडर। तो अभी है एयर कमांडर लोकेश कुमार जैन सर। ठीक है, फिर हमने हमारे राजस्थान को 4 एनसीसी ग्रुप में बांट दिया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में से उदयपुर को हमने निकाला। हमारे उदयपुर के ग्रुप कमांडर सर है कर्नल भास्कर चक्रवर्ती, और हमारे सीओ जो है कमांडिंग ऑफिसर वो है कर्नल राजेश कुमार सर, और हमारी एडम अफसर जो हैं वो है मेजर छाया कोरवाल। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को, एनसीसी डे मनाते हैं 4th संडे ऑफ नवंबर, और हम एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948। विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस में अंतर समझना है। हम 16 दिसंबर को विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल कहानी है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।